गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर दीपक वर्मा। पिछली वीडियो में मुख्य परिभाषा है सीमा शुल्क के अंतर्गत हमने देखा था न्यायिक प्राधिकारी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, यात्री सम्मान, प्रवेश बिल, तटीय माल, सीमा शुल्क हवाई अड्डा, सीमा शुल्क क्षेत्र, सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क स्टेशन हमने देख लिया था। उसी क्रम में हम देखेंगे आगे शुल्क योग्य माल। तो ये देखिए शुल्क योग्य माल। एक सेकेंड, सॉरी। तो शुल्क योग्य माल की बात कर रहे थे हम। तो शुल्क योग्य माल का मतलब है अधिनियम के अंतर्गत लाने लगने वाला शुल्क। तो सीमा शुल्क में भारत में आयातित माल एवं भारत से निर्यातित माल पर कर लगाया जाता है। तो सीमा शुल्क लगाने के लिए मुख्य प्रभारी धारा 12 है। इसके अंतर्गत प्रावधान इस प्रकार है। सीमा शुल्क उद्ग्रहण भारत में आयात किए जाने वाले अथवा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल पर लगता है। दूसरा, शुल्क दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में प्रदान की गई है। तीसरा, यदि सीमा शुल्क की दरें तत्समय के लिए प्रभावी है, ये अन्य किसी कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट कर दी गई है, तो उसका शुल्क का उद्ग्रहण उस कर के अनुसार ही देय होगा। चौथा कह रहा है सीमा शुल्क के प्रावधान सरकारी माल पर उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार गैर सरकारी पर लागू होते हैं। मतलब सरकारी गैर सरकारी का इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य किसी कानून के अंतर्गत कुछ अपवाद है जहाँ सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो वो तो अपवाद ही रहेंगे। एक कह रहा है माल के सीमा शुल्क के बारे में लिखना भूल गया था। जो मैंने अभी बताया था वो शुल्क था। शुल्क शुल्क के बारे में बता चुका हूँ। और शुल्क योग्य माल की बात की जाए तो शुल्क योग्य माल से ऐसे माल पर जिस अधिनियम की धारा के अंतर्गत शुल्क देय है तथा जिस पर ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। किसी भी वस्तु को शुल्क योग्य उसी दशा में कहा जाएगा जब वैसे अधिनियम की धारा 222 के अंतर्गत माल की परिभाषा में आता है, क्योंकि माल है तो ही उस पर कर लगेगा, जब माल ही नहीं है तो काहे का कर लगेगा। तो उसका उद्देश्य उसका उल्लेख सीमा शुल्क के टैरिफ में भी किया गया है। तो ये था। एक है माल के संबंध में प्रविष्टि। तो ये देखिए माल के संबंध में माल के संबंध में प्रविष्टि देखिए। तो माल के संबंध में प्रविष्टि से आशय प्रवेश बिल ऑफ एंट्री, जहाजी बिल, शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट में की जाने वाली प्रविष्टि से होती है से है। यदि माल का आयात एवं निर्यात डाक द्वारा बाय पोस्ट किया जाता है तो 82 में वर्णित धारा 82 में वर्णित प्रविष्टि भी इस धारा के लिए प्रविष्टि मानी जाएगी। डाक द्वारा माल आयात अथवा निर्यात की दशा में माल के साथ एक घोषणा पत्र तथा अथवा लेबल होता है जिसमें माल का विवरण, मात्रा तथा मूल्य संबंधी सूचना दी जाती है। इस प्रकार 84 के अंतर्गत की गई प्रविष्टि को भी इस धारा के उद्देश्य के लिए प्रविष्टि माना जाएगा। धारा 84 के अंतर्गत प्रविष्टि की माल का आयात प्रविष्टि भी माल का आयात अथवा निर्यात ग्राहक द्वारा करने पर ही की जाती है, बशर्ते माल के साथ लेबल अथवा घोषणा पत्र नहीं हो। उस दशा में प्रविष्टि बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं विधि से की जाती है। शुल्क निर्धारण के लिए प्रविष्टि का मूल्य किया जाना अनिवार्य है, बिना इसे शुल्क का निर्धारण नहीं होता है। एक कह रहा है निर्यात। तो निर्यात से आशय माल को भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाने से है। तो वैसे मैं बता चुका था पहले थ्योरी के अंदर भी एक बार। निर्यात जब भारत की जल सीमा से क्रॉस हो जाएगा तो मान लेंगे। देखो टेक्निकल वेब भी देख लेते हैं। तो निर्यात से आशय माल को भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाने से। धारा 227 के अनुसार भारत में भारत की जलीय सीमा भी सम्मिलित है। तो 219 के अनुसार भारत निर्यात माल से ऐसे माल से है जिसने भारत के बाहर भारत की सीमा पर ले जा रहा है। निर्यात की परिभाषा के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि भारत के किसी स्थान पर माल पहुंच गया हो। दूसरे शब्दों में निर्यात किए जाने वाले माल की इसके गंतव्य स्थान पर सुपुर्द दिया जाना आवश्यक नहीं है। जैसे ही निर्यात भारत की जलीय सीमा को क्रॉस करेगा, पार कर लेगा, निर्यात इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण माना जाएगा। एक होगा अपने पास निर्यात माल। देखिए निर्यात माल की बात की जाए, कोई माल जो भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाया जा रहा है, भारत के बाहर ले जाया उसे एक्सपोर्ट गुड्स निर्यात माल कहेंगे। एक अपने पास आएगा निर्यात कर दिया। निर्यातकर्ता से आशय किसी माल के संबंध में निर्यातकर्ता से उन व्यक्तियों से को भी सम्मिलित किया जाता है जो संबंधित माल के आयात के लिए प्रवेश से लेकर उसके उस माल के वास्तव में निर्यात कर दिए जाने के दौरान किसी भी उस समय में माल का स्वामी रहा है, वह स्वयं को निर्यातकर्ता प्रदर्शित करता है। तो ये था। उसके बाद आएगा अपने पास
विदेश जाने वाला जलयान अथवा हवाई जहाज, विदेश जाने वाला जलयान एवं हवाई जहाज। तो कोई जलयान अथवा वायुयान जो भारत में किसी बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे अथवा भारत से बाहर किसी बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे के माध्यम से के मध्य माल अथवा यात्री को ले जाने में किसी भी समय लगाया जाए, चाहे वह भारत के किसी मध्यवर्ती बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे से होकर जाए अथवा नहीं, विदेश जाने वाला जलयान अथवा वायुयान कहलाता है। इसमें निम्न चीजों को भी शामिल कर लेंगे। विदेशी सरकार का नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाला नौसैनिक यान। दूसरा, भारत की क्षेत्रीय जल सीमा से के बाहर मछली पकड़ने अथवा अन्य गतिविधियों में संलग्न कोई जलयान। कोई भी जलयान या वायुयान जो किसी अन्य उद्देश्य से भारत के किसी भी स्थान पर जा रहा हो। यदि किसी विदेश जाने वाले जलयान में विदेश जा रहे सामान के साथ साथ कोई तट्टे माल भी लाद दिया जाता है तो इसे तट्टे माल ले जाने के संलग्न जलयान नहीं कहा जाएगा तथा इसे विदेश जाने वाला जलयान ही माना जाएगा। विदेश जाने वाला जलयान की राष्ट्रीयता महत्वहीन होती है, मतलब किस देश का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसके लिए हमारे अधिनियम में विदेश जाने वाला जलयान कहा जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, आपको निर्यात, माल निर्यातकर्ता, निर्यात ये भी अच्छे से देखना है। शुल्क के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में भी शॉर्ट नोट्स मतलब टिप्पणी पूछ लेता है आपसे। और एक है हमारे पास, इसमें ही हम देखेंगे माल, कि माल क्या होता है, क्योंकि माल पर जब माल होगा तो माल पर ही टैक्स लगेगा। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सीमा शुल्क माल पर लगाया जाता है। इस अधिनियम की धारा 222 में माल की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा समावेशी है। इस धारा के अंतर्गत माल में निम्नलिखित शामिल है: जलयान, वायुयान, गाड़ियाँ। दूसरा, जलयान या वायुयान में प्रयोग होने वाला स्टोर्स। तीसरा, यात्री सामान। चौथा, मुद्रा तथा विनिमय साध्य प्रपत्र। पांचवा, अन्य किसी प्रकार की चल संपत्ति। यदि किसी वस्तु में वहनीयता, मोबिलिटी अथवा विपणनशीलता अर्थात मार्केटेबिलिटी के दो गुण मौजूद है तो वह वस्तु सामान्यतः माल की श्रेणी में आ जाती है। जलयान, वायुयान अथवा थलमार्ग से कोई ढो जाने वाली लगभग सभी वस्तुएं वहनीयता गुण रखती है तथा इसका मूल्य भी होता है, अतः यह श्रेणी माल की श्रेणी में आती है। तो ये हमने निर्यात वाली चीज़ों से, हालांकि माल वाल तो वही रहेगा लेकिन निर्यात वाले पार्ट पे ज़्यादा इसमें जोर दिया, तो आपको निर्यात, निर्यातकर्ता और निर्यात माल के बारे में इसमें अच्छे से पढ़ना है। माल को भी अच्छे से देखना ही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।